नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। सुशांत केस में सीबीआई जांच का चौथा दिन है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और केस की परतों को खोलने के लिए जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए रिया को समन जारी किया है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें रिया मुख्य आरोपी है, जिस पर सुशांत के पैसों की हेराफेरी और सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने सुशांत के घर में मौजूद उन 3 लोगों से भी पूछताछ की जो घटना वाले दिन सुशांत के घर मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में एक तरफ जहां लगातार नए उतार चढ़ाव आते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिशा सालियान से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दिशा की मौत 7 जून को हुई थी, लेकिन उनका फोन 17 जून तक एक्टिव था। यह जानकारी सामने आने के बाद कई नए सवाल उठ खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रिया ही बताएगी सुशांत की मौत का सच। सीबीआई के सामने रिया बोलेगी तो कई राज खोलेगी। कई बड़े सवाल हैं जिस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें आपको बताएं, कुछ और जानकारी आपको दें। सवाल यह कि क्या सुशांत से झगड़ा हुआ था? सीबीआई के सामने जो सवाल है, यानी सीबीआई रिया से पूछ सकती है, वो ये सवाल है कि घर से जाने के बाद सुशांत से बातचीत की थी, क्या बातचीत हुई थी? आखिरी बार सुशांत को फोन कब किया गया था? यह एक बड़ा सवाल है। और सुशांत के खाते से पैसे कहां गए? यानी सीबीआई इन सवालों के जवाब तलाशेगी रिया से पूछताछ में। क्या दोनों शादी करने वाले थे? एक ये भी सवाल है। और इसके अलावा यह भी जानना चाहेंगे सीबीआई के सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे रिया के, और यूरोप ट्रिप पर क्या कुछ हुआ था। तो सुशांत के साथ कैसा रिश्ता था रिया का, इसको लेकर और कई सवाल हैं सीबीआई के सामने, और हमारे जहन में भी कई सवाल हैं। लगातार लोग भी सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई इस मामले की अब जांच कर रही है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ शांतनु सेन है, पूर्व सीबीआई अधिकारी हैं। इसके अलावा डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा है, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। मानस मिश्रा है, ये भी फोरेंसिक एक्सपर्ट है। और राजेंद्र साहू हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। आप चारों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले शांतनु जी, आपके पास में आता हूं। चूंकि सीबीआई लगातार अब पूछताछ कर रही है, इस मामले की जांच कर रही है, चौथा दिन है। अब तक की जो जांच आप सीबीआई की देख रहे हैं, क्या लगता है सुशांत का जो गुनहगार है उसके गिरेबान से कितनी दूर है सीबीआई? अभी तो जांच शुरू हुई है और सीबीआई के जांच के बारे में किसी को पता तो है ही नहीं। इसका जवाब कैसे मिलेगा आपको? आप लोग बाहर बाहर से देख रहे हैं। जब सीबीआई बात करती है, जब सीबीआई रिक्रिएट करती है सीन, और सीबीआई जब बारीकी से सब चीज को देखती है, उस समय तो कोई बाहर का आदमी वहां रहता नहीं है जी। इसलिए ये सवाल आप करना ठीक नहीं है। और मैं आपको अर्ज करूंगा जी, आप लोगों ने जो काम किया था सीबीआई को जांच दिलवाने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण काम था जी। सीबीआई को जांच शायद मीडिया अटेंशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने और उसे गंभीर से देखा जी, और एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट को भी देखा, और उसके बाद जांच सीबीआई को मिल गया है। अब मैं समझता हूँ कि सीबीआई के जांच पर जी रोज टोका-टोकी नहीं होनी चाहिए, इससे सीबीआई को मदद नहीं मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन सर कई सवाल हैं और लोग लगातार सोशल मीडिया से लेके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जानना चाहते हैं। और अब तक की अगर जांच, चूंकि आप भी देख रहे हैं मुंबई पुलिस ने क्या कुछ किया, बिहार पुलिस के साथ क्या कुछ हुआ, उसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा। आपने सीबीआई में काम किया है, कई केस में काम किया, कईयों को सुलझाया, लेकिन सुशांत केस में अब भी अगर देखा जाए तो रिया सबसे अहम कड़ी है। ऐसे में क्या लगता है कि सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होगा जो रिया से जानना चाहेंगे? देखिए, कभी कभी जांच के बाद जो सच निकलता है वो जो लोग समझते हैं उससे अलग होता है। ये आपको समझना चाहिए। जांच एक गंभीर चीज है जी, और जांच लोगों के मन में जो बात है उस तरफ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। तो इस पर आप लोग ये बहस कर सकते हैं कि सीबीआई किस तरह जांच करेगी, सीबीआई के मेथोडोलॉजी अब जांच क्या है, सीबीआई क्यों, और जो जांच एजेंसीज है
उससे बहुत गुना अच्छा काम करते हैं। क्यों सीबीआई की डिमांड होती है, ये सब पर बहस हो सकती है जी। पर एक पर्टिकुलर केस में सीबीआई क्या कर रही है, हाँ, ये मैं समझता हूँ कोई जांच ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है हाँ, सीबीआई क्या कर रही है। हाँ, मैं सीबीआई में 33 साल रहा जी, मैंने बड़े बड़े जांचे किए हैं जी, कभी मीडिया को सामने लेके जांच हुआ ही नहीं है। मीडिया को कभी पता ही नहीं लगता था क्या है। मैं बताऊंगा आपको, जब जनरल वैद्य की डेथ हुई जी, तब मीडिया में एक बात फैल गई जिन्होंने मारा था, हाँ, वो मारने के बाद मोटरसाइकिल में मराठी बोलते हुए इधर जाने लगे उधर जाने लगे और सबको हटाने लगे। हाँ, वो बात अल्टीमेटली बिल्कुल गलत निकली। ठीक है, वो मराठी जानने वाले लोग थे ही नहीं थे। हाँ, वो पंजाब के टेररिस्ट थे। और ये जांच मीडिया में बहुत फैल गई कि मराठी बोलने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल में आके जनरल वैद्य को मारे और मीडिया उस तरफ चल पड़ा। मैं आपको कई किस्से बता सकता हूं जो मीडिया गलत चली जाती है जी। तो ये जो काम अब मीडिया कर रही है, सीबीआई के जांच पर अटेंशन दे रही है, मैं समझता हूं ये कोई लाभदायक नहीं है, इससे कुछ निकलना नहीं है। और मैं तो हरगिज इस बात पर नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है सीबीआई के जांच पर आपको कुछ पता नहीं है। आप सिर्फ बाहर से खबर ले रहे हैं, कभी कोई कांस्टेबल से पूछ लेते होंगे, कभी कभी ड्राइवर से पूछ लेते हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो ये काम नहीं करना चाहिए। सीबीआई के जांच पर अब सीबीआई को छोड़ देना चाहिए और 1-1.5 महीने में जब सीबीआई एक नतीजे में पहुंचेगी, किसी को अरेस्ट करेगी, तब वो कोर्ट के सामने पेश करेगी। ठीक है, कि उसको क्या मिला है, तब आपको पता लगेगा सीबीआई ने क्या पाया है। ठीक है। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, अब तक आपने भी देखा मुंबई पुलिस का किस तरीके का कार्यशैली थी और सीबीआई कितनी तेजी से और कैसे काम कर रही है। अब तक की जांच के बाद क्या तस्वीर जहन में आती है? क्या किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है आत्महत्या और हत्या को लेकर? क्या तस्वीर जहन में आती है? देखिए राजेश जी, किसी नतीजे पे तो पहुंचा भी नहीं जा सकता क्योंकि नतीजा तो अभी पेंडिंग है। हाँ, जहां तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बेस्ट जो कॉप्स हैं वहां पे मौजूद हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्राइम सीन का। अब उसको कोरिलेट करेंगे जो भी अदर फाइंडिंग्स है, आई विटनेस है, हियरसे विटनेस है। अब इसके बाद जब ये सब इवैल्यूएशन हो जाएगा और उसके बाद जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, जो पंचनामा है, यहाँ तक कि अभी सबके बयान बाकी हैं जो अभी सीबीआई की टीम लेगी, उसके बाद तो सीबीआई ही बताएगी वो किस नतीजे पे पहुंची। हम गेस कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। जी मानस, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अब तक कई लोगों के बयान भी दर्ज हुए, सिद्धार्थ पिठानी के, नीरज सिंह के, और दोनों के बयानों में विरोधाभास देखा गया। क्या लगता है कि ये जो संकेत है ये एक बड़ी साजिश की ओर एक संकेत देता है कि जो 2 लोग जो वहां पे मौजूद थे, जिनकी देखरेख में सब चीजें हुई, अगर उनके ही बयानों में विरोधाभास है तो किसी बड़ी साजिश की बू आती है? मानस, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मानस तक मेरी आवाज नहीं जा रही, उनसे फिर से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन राजेंद्र साहू हैं हमारे साथ। साहू साहब, आपने भी देखा अब तक की जो जांच हुई है, जांच हो रही है लगातार, जिन लोगों से पूछताछ हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बयानों में विरोधाभास देखा जा रहा है। सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज सिंह हो, उनके कुक हो, तीनों के जब बयान लिए गए, क्योंकि अभी रिया से पूछताछ होना बाकी है, उनके बयानों में विरोधाभास देखा जा रहा है। क्या ये किसी बड़ी साजिश का संकेत हो सकता है? देखिए, जो भी हुआ ये बड़ा मिसफॉर्चून था। साथ में ये देखने की बात है कि जो पुलिस का रोल था कि वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करते और हर चीज को सामने लाते। ये बात सीबीआई तक इसलिए गई क्योंकि उसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे और उस लूपहोल्स को कवर करने के लिए ही मीडिया को आगे आना पड़ा। इनके स्टेटमेंट, इनके एविडेंस, उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस था कि मीडिया को ये चिल्ला के बोलना पड़ा कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है।
और आज मुंबई पुलिस को ये बेशर्मी और ये शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सीबीआई एक हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की, जो कि निष्पक्ष रहती है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो निष्पक्ष रूप से जो मुंबई पुलिस ने गलतियां की हैं उनको वो ठीक कर पाएंगे। शांतनु जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि आज कहीं भी कोई अगर क्राइम होता है तो लोग सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग करते हैं, यानी उनका भरोसा जो है वो सबसे पहले सीबीआई पे आता है, उन्हें स्थानीय पुलिस पे भरोसा ही नहीं। सर, इस भरोसे को कैसे कायम किया जाएगा? और अगर हर मामले की जांच सीबीआई ही करेगी तो फिर जो स्थानीय पुलिस है वो कैसे काम करेगी? देखिए, सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। सीबीआई सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती है और सीबीआई में बहुत बड़ी कड़ी है सीबीआई डायरेक्ट रिक्रूट्स की। आज सीबीआई में शायद कांस्टेबल से एसपी, डीआईजी तक सारे डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं जो सीबीआई में ट्रेनिंग पाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने का, और उनका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है। अब ये चीज स्टेट में नहीं है। स्टेट की सीआईडी हो, पुलिस स्टेशन हो, स्पेशल क्राइम डिपार्टमेंट्स हो जी, वो सब काम में जुड़ जाते हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ गया तो सबको इन्वेस्टिगेशन से हटा के लॉ एंड ऑर्डर में लगा देते हैं। बार बार ये कहा गया है कि स्टेट पुलिस का रिफॉर्म किया जाए और स्टेट के इन्वेस्टिगेशन यूनिट को अलग कर दिया जाए लॉ एंड ऑर्डर से, ये कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के काम में न फंस जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक चीज है जो लगातार होनी चाहिए। उसमें अगर इंटरप्शन हो जाए, रुक जाए, तो इन्वेस्टिगेशन की कड़ी टूट जाती है और एविडेंस गायब होता है। अब स्टेट में ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट के काफी टिप्पणियों के बाद, ऑर्डर्स के बाद 2007 से ये मामला टला हुआ है। और इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स जो बिल्कुल सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो नहीं है। अब सीबीआई के आदमी, कोई सीबीआई के ऑफिसर तो कोई नहीं है, वो इसी देश के मिट्टी के हैं जी। वो क्यों बेहतर काम कर सकते हैं? क्योंकि वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में माहिर होते हैं। न उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, न उनकी खुफिया ड्यूटी है, न उनकी आर्म पुलिस की ड्यूटी है। स्टेट में वो खुफिया ड्यूटी भी करते हैं, आर्म पुलिस की भी करते हैं। तो इसलिए उनको इंटरप्शन होता है और उनके इन्वेस्टिगेशन में दखलंदाजी बहुत होती है। स्टेट में गवर्नमेंट की, पॉलिटिशियंस की, एमएलएस की, एमपीज की, थानेदार के ऊपर हावी हो जाते हैं, इंटरफियर करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। सीबीआई में इंटरफियरेंस बहुत कम है। सीबीआई एक साल में 1400-1500 केस करती है। 6000 से प्लस इंस्पेक्टर्स हैं, 2000 डिप्टी एसपी हैं जी, करीब 700-800 एसपीज हैं, सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं सीबीआई में। और जो हाई प्रोफाइल कुछ केसेस होते हैं वहां पर इंटरफेरेंस जरूर होता है, इसीलिए वो जब केस सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी कभी कहा है सीबीआई तो केज पैरट है। बट ये मामला सिर्फ 2-3 चंद केसों पर लगता है। बाकी केसेस में सीबीआई खुलेआम एज एक्सपीरियंस एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर करती है। अब मेरे टेन्योर में मैं 33 साल सीबीआई में रहा। डायरेक्ट अफसर भर्ती हुआ, ज्वाइंट डायरेक्टर सर मेरी पोजीशन मैंने होल्ड किया। मैंने बॉम्बे ब्लास्ट, जनरल वैदिया, हर्षद मेहता, ठीक है सर, केसेस किए जी। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती है। तो अगर स्टेट पुलिस के लोग सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की यूनिट बने और उन पर इंटरफेरेंस नहीं होगी तो ये मांग फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। वो भी माहिर हो जाएंगे, वो भी अच्छी तरह काम करेंगे और पुलिस का नाम होगा। पर ना पॉलिटिशियन, ना ब्यूरोक्रेट्स, ना सीनियर ऑफिसर चाहते हैं कि अलग अलग यूनिट बने, क्योंकि उससे उनका जो कंट्रोल ओवर पुलिस रहता है वो खत्म हो जाता है।
ठीक है, तो ये बड़ी दुखद बात है। हाँ, ये होना नहीं चाहिए। स्टेट पुलिस के ऊपर भरोसा होना चाहिए जी। और लोगों का भरोसा इसीलिए उठ गया है क्योंकि प्राइम इन्वेस्टिगेटर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने वाले स्टेट पुलिस में है नहीं। मानस, आपके पास मैं आऊंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से शुरुआती जांच की, और क्या लगता है कहीं वहां पे कोई बड़ी लापरवाही हुई है? चूंकि आप खुद एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, अब तक की तस्वीर आपके जहन में क्या आती है? सीबीआई की जांच 4 दिन से लगातार हो रही है। देखिए राजीव जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं लापरवाही की बात कह रहे हैं, सबसे पहली सबसे अहम चीज है कि जब आपका कोई भी क्राइम सीन होता है, चाहे अभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक सुसाइड है या मर्डर है, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक आमतौर पे एक चोरी का भी होता है या एक छोटी सी कोई डकैती होती है या कोई और भी वारदात होती है, तो क्राइम सीन को सबसे पहला लक्ष्य होता है प्रिजर्व करना। ठीक है, प्रिजर्व करना, और वहाँ की किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए जब तक कि आप उसको प्रॉपर सैंपलिंग न कर ले, वहां से एविडेंसेस कलेक्ट ना कर ले। जब मैं एविडेंसेस की बात करता हूं तो वहां पे जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, है ना, उन सबको, या ट्रेस एविडेंस जो भी है वहां पे, उन सबको आपको इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, जो कि इस केस में शायद नहीं हुआ। और उससे भी बड़ी चीज है फोटोग्राफी। जब कोई इंसान, कोई शख्स पंखे से लटक जाता है, आत्महत्या कर लेता है, जैसा कि बोला जा रहा है, तो उसकी कुछ तो फोटोग्राफी होगी। अगर वो लटका हुआ है, शव लटका हुआ है, तो आपको उसकी फोटोग्राफी करनी चाहिए थी, उसकी वीडियोग्राफी करनी चाहिए थी। फोटोग्राफी भी आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको क्लोजअप शॉट्स लेने या कुछ पास के शॉट्स लेने, आपको एक मास्टर शॉट लेना चाहिए, उसके बाद आपको एक बेड शॉट लेना चाहिए, फिर आपको क्लोजअप लेना चाहिए, ताकि आप चेन ऑफ कस्टडी बना सको, एक लाइन ऑफ एक्शन बना सको। देखिए, और उससे क्या होगा कि आप जो आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से छत से लेके जमीन का डिस्टेंस कितना है, जब बॉडी लटक रही थी तो उसका पोजीशन क्या था। सबसे जरूरी बात जो मुझे लगती है, दो ही रीजन हो सकते हैं कि फोटोग्राफी नहीं हुई। पहला रीजन ये हो सकता है कि शायद जब इंसान लटका होगा उसके हाथ पैर बंधे होंगे, जो कि फोर्स्ड स्ट्रैंगुलेशन में, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में होगा, कि जब कोई इंसान के हाथ पैर बांध के उसको लटकाया जाएगा क्योंकि वो रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो क्या उसकी पोजीशन ऐसी थी कि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, इसलिए फोटोग्राफी नहीं हुई? या वो कभी पंखे पे लटका ही नहीं वो इंसान, शायद उसको मैनुअल स्ट्रैंगुलेट करके सीधा बेड पे डाल दिया गया। ठीक है, यही दो रीजन हो सकते हैं मेरे ख्याल से, जहाँ पे जिसकी वजह से फोटोग्राफी नहीं हुई या वीडियोग्राफी नहीं हुई। क्योंकि तीसरी कोई चीज मुझे लगनी नहीं कि शायद भूल गए फोटोग्राफी लेना, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो लोग रेगुलर बेसिस पे ये काम करते हैं, हमारी जो पुलिस है वो रेगुलर बेसिस पे आए दिन ये वारदातें होती रहती है, तो आई थिंक ये तो उनके सिस्टम का एक हिस्सा है। बट इस केस में उसको यूज क्यों नहीं किया गया, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि अगर वो सुसाइड का भी केस है तो ये मुझे जानना बहुत जरूरी है कि क्या सुशांत सिंह की जो हाथों की 10 उंगलियों की और पैरों के उंगलियों के फुटप्रिंट्स और पाम प्रिंट्स लिए गए कि नहीं लिए गए। क्योंकि अगर कोई इंसान खुद लटकेगा तो पंखे को जरूर छुआ होगा उस इंसान ने, तो कुछ फिंगरप्रिंट शायद पंखे पे भी होंगे। तो अगर आपने पंखे से फिंगरप्रिंट्स लिए कि नहीं लिए, उनकी मैचिंग करी कि नहीं करी, इसके बारे में कोई बातचीत मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी लापरवाही है। टाइम ऑफ डेथ का मेंशन नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, जो कि एक अहम कड़ी है। ठीक है, अमरनाथ मिश्रा, क्या लगता है कि 2 बार सीबीआई, चूंकि 4 दिन के भीतर 2 बार सीबीआई सुशांत के फ्लैट पे गई है कुछ ही घंटों के भीतर में, क्या लगता है कि कुछ बड़े क्यू जो हैं वो हाथ लग सकते हैं? हालांकि एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं, लगातार पूछताछ भी हो रही है, लेकिन अब तक की जो शक की सुई है वो रिया के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। 4 लोग इस कहानी के किरदार नजर आते हैं, सिद्धार्थ पिठानी है, नीरज सिंह है, रिया चक्रवर्ती है, उनके फादर भी है, महेश भट्ट भी, उनकी भी चैट है। तो अब तक का जो सीन क्रिएट होता है जहन में, वो क्या होता है और क्या कुछ समझ पाए हैं आप कुछ समझा पाएंगे? बिल्कुल, अभी मानस जी ने बताया कि केस में जो है फिंगरप्रिंट, जहां तक हमें अब ये न्यूज नहीं है फिंगरप्रिंट लिया भी नहीं, लेकिन कॉप जो है, जो भी आईओ होगा वो फिंगरप्रिंट जरूर लिया होगा। अच्छा, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं लिया है तो बहुत बड़ा ये मिस्टेक है। यदि उसने सुसाइड किया है तो जो ब्लेड है पंखे का, उस पे फिंगरप्रिंट्स आने चाहिए। अच्छा, जहां तक हाथ बांध के ये हुआ कि हाथ बांध के उसका कंडीशन रहा हो, तो हाथ पे कोई ऐसी इंजरीज नहीं आई है, क्योंकि एक्सटर्नल इंजरी एक्सेप्ट जो नेक पे इंजरीज है उसको छोड़ के कोई इंजरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आई। जहां तक हम बात करते हैं टाइम सिंस डेथ का,
तो इन्होंने टाइम से डेथ में बताया है कि राइगर मार्टिस रिजिडिटी ऑफ द मसल है पूरे बॉडी में जो है मौजूद थी। तो हम ड्यूरेशन मोर देन 12 आवर्स बता सकते हैं। और जो करंट न्यूज है मेरे पास, जो सप्लीमेंट्री ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली थी उसमें उन्होंने टाइम सिंस डेथ जो है टाइम ड्यूरेशन बताया है। एनी हाउ, बात करते हैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन प्रणाली की। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन प्रणाली अपने आप में ही यूनिक है। रिक्रिएशन क्राइम सीन का करना पड़ रहा है क्योंकि हम गेस करना चाहते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कहाँ कहाँ फिजिकल एविडेंस मिल सकते हैं, कोई भाग गया हो या भाई जो लॉ ऑफ एक्सचेंज प्रिंसिपल है वो कहता है अपराधी कितना भी चालाक हो लेकिन कुछ न कुछ वो क्लू छोड़ जाता है। तो कितने भी चालाक जो भी हुए हो, यदि ये होमिसाइडल है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ क्लूज मिलने के चांसेस हैं। बाय द वे, अलावा इसके देयर इज आल्सो अवेलेबल, लाइक आप बताइए सेल फोन है, लैपटॉप का डिस्क है, मेल कन्वर्सेशन है, कॉल का डिटेल्स है, तो ये सब चीजें भी कोरिलेट होगी। सीसीटीवी का फुटेज है, आई विटनेस और हियर से विटनेस के स्टेटमेंट्स हैं, तो ये सब चीजें कलेक्टिवली एक पॉइंट को ले जाएंगी। बात करते हैं फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमने एक दो और प्रोग्राम में मैं गया था, तो वहां मैंने देखा जो और फोटो भी देखा जो नेट पे भी मौजूद है, तो वो रीसेप्ड नहीं है। जनरली हैंगिंग में जब बॉडी हैंग होती है काफी ड्यूरेशन के लिए तो रीसेप्ड आता है, वो मौजूद नहीं था। ठीक है। और यदि हम बात करते हैं कि की मेकर आया, की मेकर ने ताला खोला और उसको जाने दिया गया है। ऐसे केसेस में जब किसी को लगता है कि कुछ अनहोनी हुई है तो बहुत शॉक्ड रहता है और ऐसे केसेस में जल्दीबाजी करता है और कोशिश करता है कि इसको जल्दी से जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचाएं यदि अनकॉन्शियस है। यदि डेथ हो गया है तो भी उस केसेस में भी जो है वो उसको उतारता है तो उसमें भी 2-4 लोग की जरूरत होगी, क्योंकि जो बॉडी वेट है डेड बॉडी का थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है एक्चुअल बॉडी वेट से, तो ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी चीज है, इतना जल्दीबाजी में ऑटोप्सी करने की क्या जरूरत थी? उसका कोई रिलेटिव, उसका कोई जान पहचान का आ गया होता, उसके बाद वो जो है ऑटोप्सी किए होते, तो बहुत सी चीजें जो है कंट्राइंडिंग आपने की मेकर का जिक्र किया और चाबी वाले का बयान भी आपने सुना होगा। उसने कहा कि जब उसने खोला उस दरवाजे को तो 2 लोग वहां पे थे और उनके चेहरे पे किसी तरह की शिकन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, जबकि उन दोनों को मालूम था कि अंदर क्या हो चुका है। ये इनका बयान मायने रखता है कहीं ना कहीं? देखिए, बयान तो सबके मायने रखेंगे और सभी बयान को जो है एक दूसरे से जोड़ के तोड़ के देखा जाएगा और जो निष्कर्ष निकलेगा, वो जो बेस्ट ब्रेन गए हुए हैं, सीबीआई टीम गई है, सीबीआई टीम में कॉप्स हैं जो पुलिस पर्सनल्स हैं और एक्सपर्ट टीम गई है, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं और जो है साइबर एक्सपर्ट्स हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। फॉरेंसिक फिजिक्स वाले वहां पे मौजूद हैं जो है वो भी देख रहे हैं क्या डिस्टेंस, क्या हाइट थी और कितनी हाइट जो है रूफ की रही, ग्राउंड से, बेड से। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी चीजें मायने रखती है। यदि बॉडी हैंग है और आप कहते हैं कि ये हैंगिंग है तो उसमें जो नेक की साइज है थोड़ी सी इलोंगेट होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा जरूर इंक्रीज होता है। उसको भी मैंने ज्यादा डीपली वो चीज में पाया नहीं कि मेंशन है। तो ये सब चीजें जो है कुछ इंडिकेट करती है कि भाई ये सुसाइड नहीं, कुछ होमिसाइडल अटेम्प्ट भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। राजेंद्र साहू, जो काम आज सीबीआई कर रही है, अगर शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस ने ठीक से किया होता, जो लापरवाही अगर हुई है तो ना हुई होती, तो आज हम किसी नतीजे पे पहुंचे होते, आज रहस्य से पर्दा उठा होता? देखिए, किसी भी क्राइम को सॉल्व करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस का कहना, जैसे बाकी मैच जब एविडेंस है, अगर क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए या क्राइम सीन राइट केस में उसको ना एग्जीक्यूट किया जाए, फोटोग्राफ ना बनाया जाए, तो अगर क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है फ्यूचर में इस केस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो फॉरेंसिक साइंस का सबसे बड़ा रोल ये है कि जैसे कोई क्राइम हो तो सबसे पहले फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचे, वो सारे एविडेंस कलेक्ट करे जो कि फिंगरप्रिंट भी हैं। उसके बाद जो रोल आता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का आता है कि क्या सर्कमस्टेंशियल
वो बात की बात है। और जो लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं उस रिकॉर्डिंग के बेस पे बहुत चलता है इस स्टेटमेंट में क्या कंटेंट, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हाँ। इसमें क्या चीज बताई। जैसे आज की डेट में इन्होंने पिछले 40 दिन से 3 एकड़ को नहीं पकड़ा, लेकर इन्होंने उसके आगे उसको नहीं पकड़ किया या उसको नहीं किया तो उनकी गलती है। आज अगर पुलिस ने अपने रोल आगे बिल्कुल प्रॉपरली किए होते तो सुप्रीम कोर्ट भी कभी कहता है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन में एंटर कराया जाए। हाँ। आज वो लूपहोल जिसकी वजह से मीडिया पब्लिक में आउटशाइन और इसलिए ये सब करना है। और ये 100% ये एक ये नहीं कहते ये मर्डर है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ पिछी है। पिछी इसलिए क्योंकि इनकी मैनेजर की डेथ हुई 5 दिन पहले। उस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया ठीक से। उनका पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया। उस मर्डर को या उस सुसाइड को इससे रिलेट नहीं किया गया। देयर इज लॉट ऑफ लूपहोल्स जिसको शायद तक सीबीआई ऐसी बॉडी है जो केस में नहीं आती, इसको सॉल्व कर सकती है प्रॉपर अपने इन्वेस्टिगेटिंग वे पे, जो कि पुलिस से काफी हाई होता है। इन्वेस्टिगेशन इज वेरी हाई देन द पुलिस। ठीक है। शांतनु सेन सर, आपके पास मैं आता हूं। हालांकि आप खुल के उस पर बोल नहीं रहे, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे सीबीआई काम करती है, कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। लेकिन वो सब चलिए जांच की बात है, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन मैं आपसे इतना समझना चाहता हूं कि अब तक की कहानी को अगर हम सुशांत की देखें तो जो विलन का एक किरदार है वो रिया का नजर आता है। चाहे पैसों के लेन देन को लेके हो, जितनी बातें अब तक सामने आई हैं, जितने लोग जानने वाले हैं, जितने सुशांत के जानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि रिया जब सुशांत की जिंदगी में आई तब से परिवर्तन होने लगा। तो सीबीआई के सामने रिया है, रिया से पूछताछ होगी, जाहिर सी बात है सवाल भी होंगे। ऐसे में क्या जानने की कोशिश होगी कि सच निकल के सामने आए। अगर रिया झूठ बोल रही है तो उससे पर्दा उठे। ये आपका कहना बिल्कुल सच है। जो रिया एक्यूज के कॉलम में उसका नाम है, जो पटना में एफआईआर दाखिल हुई थी जी, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कहा क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम पटना पहुंच गए थे और करेक्टली वैलिड कहा, वहां पर रिया का नाम है। तो रिया तो एज एक्यूज सामने सीबीआई की खड़ी है। कभी कभी ये भी देखा गया है जो एक्यूज्ड है अल्टीमेटली एक्यूज नहीं पाया जाता है, बट ज्यादातर केसेस में एक्यूज ही रहता है। हाँ। अब सीबीआई ने जो कुछ अभी तक इकट्ठा किया है फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स की देखभाल करने के बाद जी, और लोगों के बयान लेने के बाद अगर सीबीआई इस नतीजे में पहुंची है कि इनके पास सफिशिएंट मटेरियल है टू कन्फ्रंट रिया, तभी सीबीआई रिया को बुलाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने रिया को नोटिस दिया है आने के लिए जी, तो मैं समझता हूं कि अब सीबीआई के पास इतना प्रमाण इकट्ठा हो गया है जिसमें सीबीआई रिया से पूछताछ कर सकती है। और इस पूछताछ के बाद ही सीबीआई एक नतीजे में पहुंचेगी कि रिया एक्यूज्ड है ना विटनेस है। और सर तो आपको और हम सबको इंतजार करना पड़ेगा जी सीबीआई के फाइंडिंग के बाद। आपको इंतजार करना पड़ेगा सीबीआई के अरेस्ट के बाद। हाँ। जब तक सीबीआई कोई मुलजिम को इस केस में एक्यूज बना के अरेस्ट नहीं करेगी तब तक सीबीआई कोर्ट के सामने वो प्रमाण नहीं रखेगी जिसके बेसिस पे उन्होंने अरेस्ट किया है जी। जब कोर्ट के सामने वो प्रमाण सीबीआई रखेगी तब वो पब्लिक में आ जाएगी। बिल्कुल, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अभी स्पेकुलेशन है। हाँ। आप कह रहे हैं मैं खुल के नहीं आ रहा हूँ, पर मैं तो खुल के आ नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है जी। एज ए प्रोफेशनल सीबीआई ऑफिसर जी, मैं उस बात पर कैसे उस चीज पर कैसे बात करूं जिसका कोई प्रमाण ही मेरे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। मुझे इतना पता है कि सीबीआई के पास है और सीबीआई 2 चीज पहले कर रही है। एक तो जो बयान लिखी गए हैं 174 सीआरपीसी में या जो बयान
पटना पुलिस में लिखी है, उनको अच्छी तरह देख रही है। जो जो डॉक्यूमेंट सीबीआई को चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो बहुत अहम रिपोर्ट है इसमें जी, बयान है, जो डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने बयान दिए उनसे लिए हैं, उनको देखकर आज 4 दिन बाद सीबीआई शायद इस नतीजे में पहुंची है ये एक्यूज से पूछताछ कर सकती है। ठीक है, ये बहुत एक नाजुक मामला हो गया है जी। एक्यूज से पूछताछ होगी और अगर एक्यूज से ऐसी बात मिले और ये ऐसे प्रमाण मिले तो रिया का अरेस्ट भी हो सकता है। बिल्कुल सर, शक इसलिए गहरा जाता है क्योंकि यही रिया चक्रवर्ती सुशांत की 1 महीने बाद ट्वीट करती हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, गृह मंत्री से गुजारिश करती हैं। जब मामला सीबीआई के पास जाता है तो वो इसको टालने के लिए भी तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं, सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। तब शक और गहराने लगता है कि जो शख्स सीबीआई की जांच की मांग कर रहा था, जब जांच होने लगी तो फिर इससे बच क्यों रहा है? हाँ, ये तो एक शक का मामला है। क्यों भाग रही है सीबीआई तफ्तीश से, जब खुद ही ने सीबीआई मांगा था पहले? तो ये प्रश्न तो उठता है जी, पर इससे कोई साबित नहीं होता है। डाउट्स क्रिएट होते हैं और आप जानते हैं कोर्ट में प्रमाण चाहिए, डाउट्स नहीं। ठीक है, आप जितने भी डाउट्स रेज करें वो प्रमाण नहीं होते तो कोर्ट छोड़ देगी जी। इसलिए जब कोर्ट में मामला जाता है, आईओ का वही पोजीशन होता है जो एक्यूज का। कोर्ट आईओ से पूछती है प्रमाण दो मुझे, प्रमाण नहीं दोगे तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जितना भी अरेस्ट के जोर देंगे, एज ए सीबीआई ऑफिसर मैं हलफनामा के साथ बोल सकता हूँ जी, ये सीबीआई तब तक अरेस्ट नहीं करेगी जब उनके पास इतना प्रमाण न हो जिससे उनको रिमांड मिले, कस्टडी मिले और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस एक्यूज का साथ मिले। ठीक, मानस आपके पास आता हूं और आपसे ये समझना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में जब ये मामला सामने आया तब नेपोटिज्म की भी बात हुई, कंगना रनौत के अलावा कई दूसरे सेलिब्रिटीज ने इस मुद्दे को उठाया। क्या ये एक जो सही मायनों में जो असल मुद्दा था उससे ध्यान भटकाने के लिए था? हाँ, मेरे को आप कह सकते हैं ऐसा। देखिए, जैसा अभी सर ने भी बोला कि हम सिर्फ डाउट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम सिर्फ जब तक हम कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमें नहीं मिलती है हम सिर्फ डाउट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हाँ शायद ये ध्यान भटकाने के लिए था, शायद हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं हमें ऐसा क्योंकि किसी एक चीज के बारे में राय नहीं बना लेनी चाहिए जब तक हमारा, क्योंकि कोर्ट को चाहिए सबूत। कोर्ट सिर्फ एविडेंस मानता है। आपका सच क्या है झूठ क्या है वो मैटर नहीं करता, आपके एविडेंस क्या क्या है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि अगर जब तक आपके पास एविडेंस थी, आप जैसे सीबीआई है वो क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रहा है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ सीबीआई पे मुझे भी पूरा भरोसा है और वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है सर कि जैसे कुछ एविडेंसेस होती है, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं या पाम प्रिंट्स होते हैं, तो क्योंकि मुंबई में जो इस वक्त वेदर है वो भी काफी ह्यूमिड है, बारिश का माहौल है, नमी है, तो इस ऐसे मौके पे एविडेंस जल्दी खराब हो जाती है। तो आपको शुरुआती 24 घंटे में वो सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करना चाहिए था। वो आपका प्राइमरी सबसे जरूरी चीज थी जो आप इसमें कर सकते थे। जैसा कि इस बात का डाउट अभी भी है कि उनकी डेथ वाकई पंखे से लटकने से हुई है कि उनको मैनुअली स्ट्रैंगुलेट किया गया है। ठीक है, और स्ट्रैंगुलेट करके आपको क्या उनको दूसरे कमरे से ला करके वहां पे रखा गया है। अगर किसी दूसरे कमरे से ला के रखा गया होगा तो वहां पे ड्रैगिंग मार्क्स भी हो सकते हैं, घसीटने के निशान भी हो सकते हैं, कुछ तो कांटेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको शुरुआती जो 24 घंटे में या जब आपका आईओ गया, आपके मौका वारदात पे गए और उन्होंने वहां पे सीन को देखा तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, उसका फोटोग्राफी करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे आपको काफी चीजें मिलती। ट्रेस एविडेंस वहां से आप कलेक्ट करते, आपको वहां से कुछ मिल सकता था। वहां पे शायद बालों के निशान होते, जैसे लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज है, उसके मुताबिक है कि जब भी कोई इंसान कोई भी कातिल अगर कमरे में जाता है और कमरे से बाहर जाता है तो वो बाहर का कुछ अंदर लेके आता है और अंदर का कुछ बाहर ले जाता है एक्सीडेंटली। ठीक है ना, तो ये चीजें बड़ी जरूरी है। और
अगर वो कोई बाहर से भी आया होगा तो उसके जूतों में कुछ सैंड हो सकती है, क्योंकि नमी का मौसम है, कुछ मिट्टी भी हो सकती है उसके जूतों में। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनपे काम किया जा सकता है। फॉरेंसिक का रोल इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो एविडेंसेस हैं अगर आपने उनको सही से कलेक्ट नहीं किया तो आपका बना बनाया केस आपका बिगड़ जाएगा। आरुषि मर्डर केस में भी हमने देखा कि शुरुआती 24 घंटे में वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। जैसे कि वहां पे भी जब कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट गया तो उसने वहां पे देखा कि पाम प्रिंट है, अब वो दीवार पे एक पंजे का निशान है, अब वो निशान किसका है हमें नहीं पता, क्योंकि वहां पे आपने क्राइम सीन को सील नहीं किया, आपने उसको वहां पे कई लोग चले गए, तो बेसिकली आपने क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर वहां पे आप रिक्रिएट कितना भी कर लो, शायद उस लेवल पे आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे जो एक्चुअली में हो सकता था पहले 24 घंटे में। हाँ अमरनाथ जी, शुरुआती जो जांच होती है फॉरेंसिक टीम की या पुलिस की, वो मायने रखती है काफ़ी। शुरुआत में जब कोई हादसा हुआ, कोई सीन क्रिएट हुआ, कोई क्राइम हुआ, तो शुरुआती जांच मायने रखती है और हमें लगता है कि कहीं लापरवाही हुई है, तभी शायद ये मामला आज सीबीआई के पास पहुंचा है, उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई है? और जिस तरीके से ये आत्महत्या या हत्या, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या ऐसा सुसाइड केस आपने कई देखे होंगे, क्या ये मुमकिन है कि 5 फीट 11 इंच का शख्स जो इसी, आपने पूरा बेड की ऊंचाई देखी, छत की ऊंचाई देखी, पंखे का कितना था, फंदा कितना लंबा था, सब कुछ देखा, क्या कहानी जहन में आती है? क्या मुमकिन है कि वो सुसाइड कर ले या इसे हत्या के एंगल से ही देखा जा सकता है? देखिए, आपने काफी क्वेश्चन पूछा। देखिए, जहां तक बात है, केस पुराना है और उस समय जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर घटनास्थल से गए, तो उन्होंने फोटोग्राफी किया कि नहीं, वीडियोग्राफी किया कि नहीं, ये तो मुंबई पुलिस के पास रहा होगा रिकॉर्ड, उन्होंने सीबीआई को दे दिया। अब हम हमारे एक्सेस में है नहीं तो हम बता नहीं सकते। यदि ये चीजें नहीं मौजूद हैं, जो कि रूल है कि घटनास्थल की फोटोग्राफी होनी चाहिए, आजकल वीडियोग्राफी भी हो रहा है, दिल्ली में जो भी क्राइम्स होते हैं, तो वो बहुत जरूरी है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अभी क्या है, यदि वीडियो है, फोटोग्राफी है, वो तो हेल्प करेगा ही, और जो आई विटनेस और हियर से विटनेस हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, वो भी जो है क्राइम सीन रिक्रिएशन में मदद कर रहे हैं, करेंगे, कर भी रहे हैं, करेंगे। जहां तक बात हम करते हैं तो फिजिकल एविडेंसेस, जैसा मानस जी ने बताया, जो लोकार्ट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एक्सचेंज, जब दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं तो कुछ ना कुछ ट्रेस छोड़ जाती हैं। तो यदि हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट मौजूद हो सकता था, तो उन्होंने लिया है कि नहीं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पहले भी बोला आपसे, पंखे के ब्लेड पे वहां फिंगरप्रिंट मौजूद हो, दीवार यदि टच हुआ हो। जहां तक बात है, जो उन्होंने लीगेज भी यूज किया, जैसे कोई बोल रहा है कि बेल्ट भी मौजूद था, ठीक है, और कोई बोल रहा है कि कपड़े भी थे, जो ग्रीन कपड़ा हमने भी देखा न्यूज में, तो ग्रीन कपड़ा पे भी कहीं हेयर किसी का मिला हो, जैसे उनका भी हेयर जो है मिल सकता है, किसी सस्पेक्टेड पर्सन का भी मिल सकता है, या जो उनके स्टाफ है उनका भी मिल सकता है, तो वो तो कोरिलेट होगा कि क्यों मिला, कैसे मिला। जहां तक दूसरी बात है, आपने बोला कि ये सुसाइड है कि होमिसाइड है, और आपने बताया लंबाई की बात। लंबाई जैसा सुनने को आ रहा है 5 फीट 10 इंच लंबाई थी सुशांत की, कोई बोल रहा है 6 फीट भी थी। तो देखिए, यदि बेड से पंखा पहुंच में रहा होगा, यदि जो डिजीज थे अब उन्होंने उसको अपने हाथ से बांधा होगा, तो फिंगरप्रिंट भी आई होगी, प्लस वो फ्रीली एक्सेस रहा होगा, उन्होंने बांध लिया होगा। यदि बांधा होगा तो अब बेड पे, अब उसमें क्या होता है, जो हैंगिंग होता है, जनरली हैंगिंग को क्लासिफिकेशन किया गया है, कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट, ठीक है, पार्शियल हैंगिंग। तो हैंगिंग एक होता है यदि बॉडी पूरी तरह से हैंग हो गई, जिसमें पूरा जो कंस्ट्रिक्शन फोर्स है लिगेशन का, उसमें पूरा बॉडी वेट जो सस्पेंडेड होता है, वो जो है वो कार्य करता है। और जो पार्शियल है, उसमें यदि बंदा जो है लिगेशन लगाया और झुका हुआ है, नीलिंग पोजीशन है या बॉडी स्टैकिंग पोजीशन में है, उसमें बॉडी वेट कॉज करता है। तो जो कॉज ऑफ डेथ होते हैं जनरली एक्सपेक्सिया हो गया, वैगल इनहिबिशन हो गया, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, ब्लड सप्लाई नहीं हुई, कंजेस्टेड हो गया पार्ट, तो उसमें सुसाइड वो होता है। तो अब
जो होता है वो हैंगिंग होता है। अब हैंगिंग भी अब हम बताएंगे ये होमिसाइडल है कि सुसाइडल है। तो यदि कुछ एंटीमार्टम इंजरी प्रेजेंट है, जैसे किसी ने बोला कि बेल्ट का इंप्रेशन आया है, तो वो हम प्रेशर एब्रेजन बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ वहां पे ब्लीडिंग हुई है तो वो भी हम बोल रहे हैं कि ये ड्यू टू बक्कल हो सकता है। अच्छा, वहां पे ये रिपोर्ट और कुछ लोगों ने बताया कि वहां पे क्लॉटिंग भी हुई है, तो जो क्लॉटिंग हुई है वो एंटीमार्टम है, यानी मरने के पहले ही प्रॉपर क्लॉटिंग हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रूज उस हो जाता है कि ये होमिसाइडल भी हो सकता है कि किसी ने, देखिए एक होता है स्ट्रैंगुलेशन बाय लिगेचर, इसमें भी लिगेचर यूज होता है, लेकिन उसके साइन सिम्टम्स अलग हैं, हैंगिंग है उसके अलग हैं। होमिसाइडल और सुसाइडल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो ये जो इंजरी, एंटीमार्टम इंजरी वहां मौजूद हुई तो वे सस्पिशन पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि वी सेप्ट का न होना, ठीक है, ये भी चीजें हैं। कुछ लोग बोले उन्होंने जंप कर दिया होगा, तो हार्ड बोन फ्रैक्चर नहीं है। जनरली जो है जुडिशियल हैंगिंग में यदि जंप होता है तो हार्ड बोन फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। फ्रैक्चर नहीं है तो लेसन नहीं आता, कुछ इंजरीज शो करती, कोई भी बोन ऐसा जो है ये नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये चांसेस हो सकते हैं कि ये होमिसाइडल रहा हो। लेकिन अब ये है कि जितने फिजिकल एविडेंस हैं, ईयर से आई से विटनेस हैं, रिकंस्ट्रिएशन करने पे जो चीजें मिल रही हैं, वो एक दूसरे से जुड़ पा रही है कि नहीं, इस बेसिस से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, राजेंद्र साहू, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहूंगा कि रिया के ऊपर सुशांत के परिवार ने, उनके पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी अलग से जो पैसों का लेन देन है उसकी जांच कर रही है, अब सीबीआई भी जांच कर रही है। आपको लगता है इस गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ चाहिए होगा? और अब अगर सीबीआई समन जारी कर रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है, तो जाहिर है कुछ बड़े क्यूज जो हैं वो सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। मानस, मैं आपके पास आऊंगा। क्या जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम ये हुआ, रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं, चाबी वाले का बयान भी आपने सुना होगा, वो मायने रखता है कहीं ना कहीं। जैसे आया वो शख्स, वो बता रहा था 2 लोग वहां पे थे, लेकिन किसी तरह का तनाव नहीं था, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, जबकि वो लोग अंदर क्या हुआ उस सच को जानते थे। इन कड़ियों को जोड़ के आप चाहे चाबी वाला हो, उनका सुशांत का कुक हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज सिंह हो, इनको जोड़ के किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। ये 4-5 लोग हैं जो इस कहानी के किरदार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, चाबी वाले से ज्यादा लोग जो ये 3 बयान दिए गए हैं, जो भी ये देखना होगी कि इनकी जो इन्होंने वो आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे तो ये अपने आप में सबसे बड़ा एक एविडेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि शैतानी कुछ काली है। तो अगर वो जो लोग अंदर हैं और जो दावा करते हैं कि वो किस जगह पे, अगर वहां पे उनकी और उनको अलग अलग जगह पे कोऑपरेट कर रहे हैं, बयान लिए जा रहे हैं, तो आई थिंक ये अगर वो मिसमैच होते हैं कहीं पे, रिया का बयान भी अगर मिसमैच होता है, वो जो होती है वो इनके बयान से नहीं मिलता है, तो बहुत मानस साहब की भी आवाज ठीक से मेरे पास नहीं पहुंच पा रही। राजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अमरनाथ जी, आप? हाँ बिल्कुल, बोलिए, ठीक है। राजेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जो रिया है उसके ऊपर सुशांत के परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए, पैसों के लेन देन को लेके भी सुशांत के पिता ने कई आरोप लगाए। ईडी अलग से जांच कर रही है, सीबीआई भी लगातार कर रही है। गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ अब चाहिए रिया की, और क्या सुशांत की मौत, मर्डर, हत्या, सुसाइड जो है अभी जांच के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन इसका फायदा सीधा सीधा आपकी नजर में किसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, किसी भी मर्डर या सुसाइड में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन प्राइमरी और मेन अक्यूज है। और देखा जाए तो रिया इस पूरे सिनेरियो में सबसे प्राइमरी और मेन अक्यूज इसलिए है क्योंकि वो एक लिव इन रिलेशन में थे और वो एक पर्सन थे जो कि उनकी लाइफ को होल्ड कर रही थी और अपनी लाइफ को इस तरह से कर रही थी, चाहे वो फाइनेंशियल लिंक से हो
चाहे वो इमोशनल हो। तो उनके घर से चले जाने के बाद 8 तारीख को 14 तारीख को सुसाइड करते हैं या मर्डर होता है, तो उससे पहले तक उसी आदमी पे जाती है जो उनके साथ जो उनके साथ लिविंग करेगा। ये एक रीजन है कि रिया के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के साथ नहीं रहती, इसलिए फैमिली पॉइंट आउट किया कोई करती। दूसरा इशू ये है कि रिया के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं उनका एक आईटीआर के साथ कि वो सालाना 16 लाख का आईटीआर भरती थी, 17 लाख का आईटीआर भरती थी। वो लेडी उस किसी के पास अभी कंपनी की लीड डायरेक्टर एंड 3 प्रॉपर्टीज हैं मुंबई में, जिनके बारे में अभी डिटेल सामने नहीं है। तो ये फिजिबल नहीं है कि अगर कोई आदमी जिसकी नहीं है उसके पास इतने फंड और इतनी प्रॉपर्टीज कहाँ से, तो इसलिए इसको रिलेट सुशांत सिंह फंड के साथ किया जा रहा है कि के पास फंड थे जो कि उन्होंने कैसे 8 करोड़ से उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं या 15 करोड़ तक कमाए थे। इसके सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो अभी इन्हीं को फेस करनी पड़ेगी रिया को, जब तक कि वो जवाब नहीं दे देती कि फंड कैसे स्पिन ऑफ होते, कैसे चीजें हुई हैं। अगर ये सुसाइड भी हुई तो अगेंस्ट फांसी का केस भी बनता है। इसीलिए देखना ये पड़ेगा कि क्या ये सुसाइड रिया की वजह से हुआ है या ये रिया का कोई हाथ। हाँ ठीक है। शांतनु जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अब चूंकि पहले स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, अब मामला सीबीआई के पास है, लेकिन कितना मुश्किल होता है किसी केस को इस तरीके से डील करना एक वक्त के बाद, जब चीजें वहां पे वैसी नहीं रही जैसी शुरुआती दौर में थी जब क्राइम हुआ था। कितना मुश्किल होता है ऐसे केस को सोल्व करना, चूंकि आपने कई ऐसे केस की स्टडीज की है, उन्हें सोल्व किया है। देखिए, जो केस स्टेट से ट्रांसफर होती है सीबीआई को, वो हमेशा लेट ही आती है। अब देखिए, दिल्ली में जो पार्सल बम का केस था जी, ज्योति सिकंद की डेथ 1983 में, वो 9 महीने बाद आई सीबीआई के पास। बॉम्बे ब्लास्ट का जो केस था वो चार्जशीट बॉम्बे पुलिस डालने के बाद सीबीआई के पास आई जी। पर सीबीआई इन केसों से लेट होने से डरती नहीं है। हाँ। क्योंकि बहुत तरीके हैं टू रिक्रिएट द सीन ऑफ क्राइम। अब ये ज्योति सिकंद वाला जो केस था, उसमें तो जिस कमरे में बॉम्ब बर्स्ट हुआ था वो पूरा खत्म कर दिया था, उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया था। हाँ। पर जो भी डेब्री थी, जो भी मामला था, 2 बक्से में भर के फोरेंसिक लेबोरेटरी में था। मैंने और मेरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 9 घंटे एक दिन वहां पर बिताए जी, और उन डेब्री से पूरा सीन रिक्रिएट करके अल्टीमेटली एक्यूज को पकड़ा और उसको सजा दिलाया ट्रायल कोर्ट में। सिमिलरली जो चार्जशीट के बाद केस बॉम्बे ब्लास्ट का मिला, उसमें हमने बहुत कुछ किया। 17 और सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाली। हाँ। 9 एक्यूज और पकड़े। 30 मुल्जिम जिनको हमने देखा सीबीआई ने गलत तरह से पकड़ा था, हाँ। बॉम्बे पुलिस ने ठीक तरह से नहीं पकड़ा था, उनको डिस्चार्ज कराया। इसमें सबसे महम एक्यूज संजय दत्त था, जिसको टाडा चार्ज लगा दिया था जी। हमने टाडा चार्ज हटा के उसको आर्म्स एक्ट केस लगाया। हम जो लोग बाहर चले गए थे, भाग गए थे, जैसे याकूब मेमन ब्रदर्स, उनको सब पकड़ के लाए। तो डिले होने से सीबीआई को कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि सीबीआई में एक्सपर्टाइज है टू रिक्रिएट द क्राइम एंड स्टार्ट एज इफ शुरू से कर रही है। और हमेशा सीबीआई के पास डिले से आती है। तो इस केस में भी, हाँ। इस केस में तो डिले हुई नहीं, क्योंकि पटना पुलिस का एफआईआर तो फौरन ट्रांसफर हो गया था जी, और 174 की जो इंक्वायरी चल रही थी वो तो इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी नहीं। इसलिए सीबीआई इस केस को पूरी तरह से रिक्रिएट करेगी, और मैं समझता हूँ सीबीआई के पास एक्सपर्टाइज है इस केस को नतीजे में पहुंचाने का।
तो हम ये उम्मीद करें कि बहुत जल्द किसी नतीजे पे हम लोग पहुंचेंगे, एक तस्वीर साफ होगी, क्योंकि क्या बहुत पेचीदा नहीं है ये मामला? बहुत जल्द इसमें कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, पेचीदा तो है ही, पेचीदा तो है ही, क्योंकि एबेटमेंट टू सुसाइड विदाउट ए सुसाइड नोट तफ्तीश करना बहुत मुश्किल है। हाँ। और उसके बाद पूरा खुलासा तो तब होता है जब कोर्ट का नतीजा निकलता है। जी। सीबीआई अपनी चार्जशीट देने के बाद कोर्ट में ट्रायल कब तक चलेगी? हाँ। वो जिया खान का केस 8 साल से चल रहा है, यूरिया क्राइम का केस 12 साल चला, बॉम्बे ब्लास्ट का केस 15 साल चला। तो नतीजे में पहुंचने में आपको इंतजार करना पड़ेगा। पर सीबीआई अपनी तफ्तीश 6 से 8 महीने में इस केस में खत्म करके चार्जशीट दाखिल कर देगी, ये मेरी उम्मीद है। बिल्कुल, और देश भी यही उम्मीद कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके सुशांत के गुनहगार, चूंकि एक अब ये व्यक्ति तक ये मामला सीमित नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए लगातार रोजाना सवाल भी उठ रहे हैं और जवाब भी तलाशने की कोशिश होती है। अमरनाथ जी, आपसे समझना ये चाहूंगा कि ये पूरा मामला अब चूंकि पूरा देश के सामने है, देश जानना चाहता है कि सच क्या था, लेकिन शुरुआती तौर पे जब नेपोटिज्म की बात हुई थी, कुछ लोगों ने लगातार इस बात को उठाया था। क्या जो बुनियादी मुद्दा था या जो जरूरत थी जिस दिशा में जाने की, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया? देखिए, नेपोटिज्म तो हर जगह मौजूद है, ऐसा नहीं है कि फिल्म उद्योग में है, ठीक है। लेकिन ये मुद्दा जो है तो जो है लोगों उठाए, जो भी जिनको जो समझ में आया। लेकिन केस भटकाना जो है, लोग नहीं केस भटका सकते, क्योंकि वहाँ क्राइम सीन पे जो है एक्सपर्ट जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, जो क्लूज हैं, जो घटना स्थल है, जो मैं बताया जो घटना स्थल के साक्ष्य हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि कैसे क्या हुआ, जो भी आई विटनेस है, उस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऑटोप्सी होती है, किसी भी अननेचुरल जो डेथ होती है उससे भी बहुत सी चीजें निकल के आती हैं। विसरा रिपोर्ट है, विसरा रिपोर्ट से जो है चीजें निकल के आई। तो ऐसा नहीं है कि चीजें भटक जाती हैं ये सब बोलने से। इन्वेस्टिगेशन अपने ही रूटीन वे से चलता है। मानस, जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी और अब सीबीआई कर रही है, तो जो फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, चूंकि तब भी गए थे, क्या आप ये नए सिरे से वहां पे जाएंगे, चीजों का फिर से अध्ययन किया जाएगा? देखिए, नए सिरे से आप जा सकते हैं, आप क्राइम सीन को भी रिक्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों से पूछताछ भी कर सकते हैं और चीजें भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जो टाइम निकल गया आपका, जून का टाइम था, 14 जून 15 जून का जो टाइम था, और अभी चल रहा है अगस्त, तो मुझे लगता है कि वो टाइम जो निकल गया, 2-2.5 महीना जो निकल गया पीछे, इस वजह से वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो आप कितने भी कोशिश कर लो, जो है वो अपना काम करता है, नेचर अपना काम 24 घंटे करता है, 7 दिन। तो नेचर से आप कितना भी आप कर ले, वो बात नहीं आ सकती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आईओ का काम था, जो वहां पे उस टाइम पे फॉरेंसिक टीम का काम था, अगर उन्होंने वो काम अपना अच्छे से किया है या किया होगा, तो नतीजा हमारे सामने बहुत जल्द होगा। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए, किसी कारणवश जैसे फोटोग्राफी नहीं हुई, वीडियोग्राफी मान लीजिए नहीं हुई, या फिंगरप्रिंट्स को वहां पे नहीं रखा गया, सैंपल नहीं किया गया, देन आई थिंक क्राइम, आप सिर्फ क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकते हो, आप और भी चीजें कर सकते हो, बट वो बात शायद नहीं होगी जो शायद तब होती अगर वो काम ठीक से किया गया होता, लापरवाही नहीं की गई होती। राजेंद्र साहू, अब कई सवाल हैं, सीबीआई जिसके जवाब रिया से तलाशना चाहेगी जब पूछताछ होगी। ऐसे में अगर रिया साथ नहीं देती सीबीआई का, या सही से जवाब नहीं देती, या सही जानकारी नहीं देती, तो जाहिर है इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। और अगर रिया को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए क्या कुछ जरूरी होगा सीबीआई को करना? देखिए, से कई तरह के सवाल किए जाते हैं, और अगर एक्यूज में पार्टिसिपेट नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन तो उसे अरेस्ट किया जाए। और जहाँ तक अभी तक ईडी के सामने भी रिया में जी ऐसे अपने नहीं किए हैं, वही चीज अगर वो सीबीआई के सामने करती है, रिया को अरेस्ट करना पड़ेगा। अरेस्ट करने के बाद इंटरोगेशन करके बिल्कुल, यानी
अभी इंतजार करना होगा और उम्मीद है कि जल्द इस मामले का खुलासा होगा। आप चारों का बहुत शुक्रिया। शांतनु सेन आपका शुक्रिया, डॉक्टर अमरनाथ बहुत शुक्रिया, मानस मिश्रा, राजेंद्र साहू, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अब भी कई हैं जिनका जवाब सीबीआई को तलाशने हैं। अलग अलग लोगों से अलग अलग पूछताछ हो रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है और जल्द ही सुशांत के जो गुनहगार हैं उनके गिरेबान तक सीबीआई पहुंचेगी।